ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ओके, जहाँ पर हम एक कॉज एंड इफेक्ट। Recording in progress. प्लीज म्यूट करिए, सब लोग म्यूट करिए। ओके, तो जहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है और मल्टीपल ड्रग्स या मेडिसिन को हम उसको देते हैं, और इसके माध्यम से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देख रहे होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दूसरा यहाँ पर है नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल। ये क्लियर है सभी को, चारों? बताइए। Yes, sir. नेक्स्ट, क्रॉस, हाँ ओके, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। देखिए, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन दोनों को एक साथ देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? बोलिए, बोलते जाइए, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग सुन लेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। सर जब हमारा सैंपल एक ही होता है लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे स्टडी करते हैं। उसको क्रॉस क्रॉस सेक्शन बोलते सेक्शन। हैं। नहीं सर, उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं डिफरेंट टाइम के लिए। हाँ सॉरी सर, इसको सैंपल अलग इसलिए मैंने बोला कि दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? एट अ सिंगल पॉइंट सिंगल टाइम और अलग अलग वेरिएबल। इन टाइम, इज इट राइट? उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अलग अलग वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? सर जैसे हम दो ग्रुप को साथ में लेके कंपेयर करते हैं। तो अगर एक ही टाइम पे ले रहे हैं ना, हाँ सर, एक ही टाइम पे अलग अलग ग्रुप को ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक ग्रुप और दो नहीं है, एक ही ग्रुप है, फिर सर, इसमें एक वेरिएबल को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरे वेरिएबल पे अलग ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर देखा जाते हैं, कंपैरिजन देखे जाते हैं उस पे। ओके। और व्हाट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन? सर, ये मेडिकल में ज्यादा यूज होता है। इसमें अलग अलग टाइम एक ही ग्रुप रहता है जिसपे टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे ना स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए, फिर और टाइम बाद देखेंगे इसमें और क्या चेंजेस हुए। तो ये अधिकतर मेडिकल में यूज होता तो है। बेसिकली हम उसमें ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, क्या बदलाव, क्या पैटर्न चेक कर रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल पे, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हो रहा है, उसको देख रहे होते हैं। ऑन अ सेम इंडिविजुअल, या कोई पेशेंट है या फिर ग्रुप है। ओके, तो उसको एक मतलब लंबे समय के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम किसी पर्सन की स्टडी कर रहे होते हैं या ग्रुप की पूरी पूरी स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की फैमिली काउंसलिंग दी जाती है सोशल वर्क में, मान लीजिए मेडिकल सोशल वर्कर के द्वारा। तो फैमिली काउंसलिंग, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जामिन करेंगे, चेंज या पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, और ट्रेंड्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आएगा। क्लियर है? और जो आपका क्रॉस सेक्शनल होता है वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्टडी या डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, पॉपुलेशन ग्रुप से। क्लियर है? सर एक एग्जांपल दे दो थोड़ा क्रॉस सेक्शन का। सर क्रॉस सेक्शन का तो थोड़ा समझा दीजिए। जैसे सिंगल सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसा लिया कि जिससे किसी प्रकार का कोई डिजीज है। ओके, जैसे मान लीजिए कैंसर है। और दूसरा है कि इसको ऐसे समझिए, इसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ को लेकर के। ओके, तो इस मतलब एक ही टाइम पे हम सिंगल टाइम पे दोनों का डेटा कलेक्ट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। या फिर मान लीजिए इनको किसी प्रकार की मेडिसिन देते हैं, ग्रुप ऐसा है इसको कोई मेडिसिन देते हैं आप, कोई टैबलेट देते हैं। एक दूसरा ग्रुप है सिंगल सिंपल है, उसको किसी प्रकार का आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहे होते हैं। फिर उन पे आप चेक कर रहे होते हैं कि हेल्थ कंडीशन को, या इसकी इनकी हेल्थ कंडीशन को फिर चेक कर रहे होते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक ही टाइम पर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन से या दो ग्रुप से। ओके जी, या फिर सिंपल जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप के बारे में मतलब कोई एटीट्यूड या बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। ओके, दो ग्रुप का पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तो इस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं।
क्लियर है? यस सर, यस सर सर। एक्सपेरिमेंटल में करते हैं सर वैसे ही क्या, लेकिन इसमें दो यहाँ ग्रुप होंगे दोनों। हाँ, ये दो दो ग्रुप हैं आपके। ओके, क्रॉस सेक्शन इसलिए इसको बोला जा रहा है। इसमें हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी या ग्रुप होंगे, उनको एक टाइम पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है उनसे हमें आप कुछ, जैसे मान लीजिए सिंपल है, हम किसी पॉपुलेशन के बारे में उनका एटीट्यूड या बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम से अफेक्टेड है और दूसरा अफेक्टेड नहीं है। अब उस प्रॉब्लम को लेकर के दोनों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, उसको हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे लेंगे, तो आपका क्रॉस सेक्शन रिसर्च में आएगा। अच्छा, सो मतलब कि एक सर ग्रुप को इसका हम ट्रीटमेंट एग्जाम्पल ये देंगे, एक हाँ, ग्रुप को सर हम ट्रीटमेंट देंगे और एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होंगे, ट्रीटमेंट भी हो और उसके सकता है या बाद हम सिंपल उसको, सिंपल कुछ भी हो सकता है, कोई फिनोमेना है उसको लेकर के आप तो पूछ कोई भी सकते सर, हैं। हाँ कुछ भी सर, हम उसको देंगे, एक पे देंगे एक पे नहीं देंगे, तो उसको उसके बाद जो आउटकम आएगा उसको हम चेक करेंगे। हाँ, ये या फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल आप किसी ऑब्जर्वेशन को देखना चाहते हैं, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या एटीट्यूड या सिंपल लोगों से आप जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो दो डिफरेंट ग्रुप होंगे वहाँ पर। ओके, मतलब एक ही टाइम पे आप स्टडी कर रहे हैं और मेन फोकस आपका होता है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो आपका क्रॉस सेक्शन रिसर्च में आता है। सर इसका एक एग्जांपल हो सकता है ना, दो दो मरीज हैं जैसे एक ही बीमारी के हैं, तो दोनों को एक साथ मेडिसिन दिया जाता है, इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसका, आप वो भी समझ ये सकते हो हैं। सकता है। वो आप उसको ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके, मतलब यस सिंपल सर, है यस कि सर। एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए जो वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ओके, या उनके बिहेवियर में, या उनके एटीट्यूड में, या उनके करेक्टरिस्टिक्स में, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। ओके, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के लोगों का क्या एटीट्यूड है, यस। आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या बिलीफ है, क्या नॉलेज है, क्या बिहेवियर है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों का। क्लियर? यस सर, यस। यस सर। व्हाट यू मीन बाय सिंगल? सिंगल का मतलब एक ही, जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया ना, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब आप उसमें फेज वाइज आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज पे प्रेजेंट टाइम में दो ग्रुप है, उनका उस पर क्या मत है, क्या व्यू है, क्या एटीट्यूड है, कितना नॉलेज है, वो आपका सिंगल टाइम कहलाएगा। अगर मैं उसी को 2 हफ्ते बाद पूछूं, फिर 3 हफ्ते बाद दोबारा पूछूं, फिर 1 महीने बाद दोबारा पूछूं, तो वो ट्रेंड्स हो गया, वो आपका पैटर्न हो गया। ओके, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आएगा। तो आपको लगातार उसमें ओवर द पीरियड टाइम लगातार आप इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं। मनीष? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी दोनों सेम है या डिफरेंट? इसी रिसर्च डिजाइन है, मतलब एक ही बात होती है, रिसर्च बोल दीजिए, उसको डिजाइन बोल दीजिए, या फिर जैसे कि मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, टाइप होते हैं ना रिसर्च के, वो टाइप, वो एक ही बात होती है। मेथड भी सर। आप मेथड बोल सकते हैं, उसको अप्रोच बोल सकते हैं। ओके, वो एक ही बात होती है। ज्योति, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? यस सर, क्लियर आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। ज्योति, एक बार आप एप्लीकेशन को, इसको दोबारा से बंद करके ज्वाइन करिए दोबारा। केस स्टडी क्या है? हम्म। ये तो स्टडी सर किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप के लिए, हम्म। जो हम उसके साथ रह करके या फिर उसके जो मतलब एक तरीके से पायलट स्टडी होती है, शुरुआती चीज़ों को देखना सुपरफिशियल तरीके से। ओके। सर किसी इन हम्म। डेप्थ स्टडी करना। ओके, बिल्कुल, किसी कम्युनिटी के अंदर आप जाकर के, या किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के को आप इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, उस पर आप स्टडी करेंगे, उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, तो आपका केस स्टडी कहलाएगा। किसी ग्रुप के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, ओके, कुछ भी ऐसा है जिसके बारे में आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, वेरियस एस्पेक्ट को होलिस्टिक तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो आपका केस स्टडी के अंदर आ जाता है। क्लियर है? उसके लिए आप अलग अलग तरीके से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, लोगों से पूछेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और भी अदर मीडियम से डेटा कलेक्ट करेंगे, और एक होलिस्टिक तरीके से डेवलप करेंगे पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन को, और इनसाइट डिटेल जानने की कोशिश करेंगे पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की, या स्टडी की, या पर्सन की, या कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप है उसका। ठीक है? जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी न्यूज़ में किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, उस पर्सनालिटी के बारे में। जैसे कोई इलेक्शन जीत जाता है ना, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं, या कोई फेमस पर्सनालिटी आती है उसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। जैसे कोई ग्राम प्रधान है, उसने बहुत अच्छा काम किया अपने गाँव में, तो उसके बारे में बताया जाता है डिटेल में।
वो केस स्टडी कहलाती है। या कोई कंपनी है, उसने बहुत अच्छा काम किया है तो वो पूरा उसका हिस्ट्री बताते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो आपका केस स्टडी कहलाता है। या जैसे किसी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है हेल्थ हेल्थ को लेकर के, तो फिर उसको डिटेल में बताते हैं, वो आपका केस स्टडी कहलाता है। ठीक है। यस सर। बायोग्राफी बनाई जाती है तो इन डेप्थ, हाँ बायोग्राफी मान लीजिए, हाँ बिल्कुल। कोई भी फिनोमेना, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप या कोई संस्था जिसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है उसके बारे में, एनालिसिस होता है, वो आपका केस स्टडी। केस का मतलब ही होता है एक पर्सन की बात, मतलब एक इंडिविजुअल या कोई फिनोमेना या ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, 1 to 1 स्टडी होगी। क्लियर है? क्लियर है सर। ये सब। ओके, इसी में और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और था, दैट इज प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ये क्या होता है बताइए दोनों। ये हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में, एक क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना। प्रोस्पेक्टिव में सर फ्यूचर के लिए इफेक्ट देखा जाता है, और मुझे रेट्रोस्पेक्टिव में सर जो पास्ट में हो जाता है सर उसके बारे में देखा जाता है। ओके, जो पास्ट में हुआ होता है उसका स्टडी करते हैं क्या? जी सर। और सर प्रोस्पेक्टिव में सर इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट देखा जाता है ओके, मतलब ओवर फ्यूचर में। टाइम। ओके, ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते जाते हैं, क्या क्या इवेंट घटनाएं घट रही हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, उसको उसको आगे फर्दर उसको हम स्टडी करते जाते हैं। इज इट राइट? ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए कि फैमिली काउंसलिंग दी जाती है फैमिली मेंबर्स को, तो उनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, 1 वीक में, 2 वीक में, 2 महीने में, 4 महीने में, लगातार हम उसको डेटा कलेक्ट करते जाएंगे, और क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे, वो आपका प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहलाता है। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल दे दो सर एक आध। ये एग्जाम्पल सब। ये है ना, ये सिंपल। अगर फैमिली काउंसलिंग दे रहे हैं किसी को, फैमिली काउंसलिंग मान लीजिए कपल है कोई, उनके आपस में बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो एज ए सोशल वर्कर आप उनको काउंसलिंग देंगे, और थ्रू दी प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन आप वो कंटिन्यूस फेज बाय फेज, जैसे 1 वीक या 2nd वीक, 3rd वीक, 1 मंथ या 2nd मंथ, ऐसे करके आप जो है उनके आउटकम को, जैसे आपने उनको काउंसलिंग दी, अब आपने देखा कि क्या आपस में उनके बीच में झगड़ा कितना कम हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स कम हुई है, तो वो जो आप डेटा कलेक्ट करते जाते हैं, स्पेसिफिक आउटकम देखते जाते हैं, इवेंट देखते जाते हैं, वो आपका प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन कहलाता है। कि आप स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक इशू को लेकर के, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड है ना सर? लॉन्गिट्यूडनल। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, सेम वही है ना, लॉन्गिट्यूडल। जैसे उसमें करते हैं। हाँ देखो, उसमें मैंने केवल ये बताया था कि उसमें पैटर्न या चेंजेस या जो कुछ होता है ट्रेंड, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम जो है कलेक्ट कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका ये हाँ सर। रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा। इसमें हम ये बंसिका, प्लीज मेंशन, ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पोस्ट करते हैं उसको आप ग्रुप में पोस्ट करिए, मैं उसको इसमें ऐड करके समझाता जाऊंगा। मैंने आपको ग्रुप में डाला हुआ था, क्वेश्चन अरेंज करेक्ट हिंदी, है ना। आप डेली में बोलता हूँ क्वेश्चन, आप ग्रुप में टेक्स्ट करिए। ये जो क्वेश्चन मुझे ये सब पूछा, आप ही लोगों ने पूछे ना, तो मुझे उसको एक एक करके आंसर देना होगा। ठीक है। BC, पहले आपका WC आएगा, फिर JMC आएगा, फिर SC JC आएगा, फिर SC, सही तो लिखा है, UC और JC होगा। SC JC पहले आएगा, UC JC बाद में आएगा। क्वेश्चन को समझना था। ऑब्वियस, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग ग्रुप में डालिए, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना। अब अचानक से बीच में मैं क्वेश्चन छोड़ के आपका क्वेरी देखूंगा, है ना। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आपको पता है कि क्वेश्चन आपको डाउट है तो सर ग्रुप में मैं डाल ग्रुप दीजिए। पे डाल, सॉरी सर। मैं उसका लिस्ट बना लूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि स्टूडेंट के ऑलरेडी शेयर किए हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में ले लूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन उसी प्रकार का है आपका, जिसमें हम एक कोई भी इशू होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए लंग कैंसर है, लंग कैंसर और स्मोकिंग,
ओके। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। तो अगर किसी पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है मेडिकल सोशल वर्कर के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा, तो ये स्पेसिफिक लंग कैंसर उसको अभी हुआ नहीं है, शुरुआती स्टेज है या बोल सकते हैं फाइनल स्टेज नहीं आई है। ओके। स्मोकिंग करता है कोई पर्सन तो उसको हम मल्टीपल टाइम उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्मोकिंग जो है और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है लंग कैंसर को, कि लंग कैंसर और ज़्यादा जल्दी हो रहा है उस पर्सन को। ओके। तो उस इंसिडेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस प्रकार से कि कोई घटना अभी पूरी घटी नहीं है या प्रोसेस में है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो आपका प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था यस फैमिली सर, यस सर, फैमिली काउंसलिंग। यस फैमिली सर। काउंसलिंग का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपने काउंसलिंग दे दी है जैसे सोशल वर्कर किसी को तो दोनों की झगड़ा खत्म हो गया। वो धीरे धीरे होगा, वो प्रोसेस होगा। तो उसको आप प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है आपको, है ना? यस सर, यस सर। वो आपका प्रोस्पेक्टिव में आएगा। दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट लिए या जो पर्सन लिए, जो पेशेंट लिए फैमिली काउंसलिंग में, मान लीजिए कपल हो गया, यहाँ पर लंग कैंसर के पेशेंट हो गए, तो यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर है या सिंपल जो पेशेंट है यहाँ पर वो ऑलरेडी उस घटना से उनको मतलब जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जो पार्टिसिपेंट हैं जो हम ले रहे हैं इसमें रेट्रोस्पेक्टिव में, ओके, वो आउटकम हो चुका है पहले से। अब उसके बारे में आप हिस्ट्री का जो भी उसके पास डेटा होगा उसको आप इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ओके। दोज हु ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द लंग कैंसर, जैसे मान लीजिए पेशेंट ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर हो चुका है, ओके, आउटकम बोल सकते हैं या स्पेसिफिक आउटकम है या कोई इवेंट है, वो घटना घट चुकी है, और उसके बारे में हम अब जो पास्ट एक्सपोजर है उनका या पास्ट जो फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है उसके रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। जैसे लंग कैंसर को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के हम पास्ट डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। कि घटना घट चुकी है, आउटकम आ चुका है, स्पेसिफिक आउटकम है या कुछ भी है दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग। क्लियर है? कि जैसे लंग कैंसर है तो बहुत सारे यस सर। फैक्टर हो सकते हैं लंग कैंसर के लिए, स्मोकिंग भी हो सकता है, एज भी एक फैक्टर होता है, या और भी फैक्टर हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। तो जो पर्सन जिसको लंग कैंसर हो गया है उसके हम पास्ट एक्सपोजर को, पास्ट एक्सपीरियंस को, सब कुछ इकट्ठा करेंगे, वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। ओके। तो जैसे यस जैसे सर। मान लीजिए ऐसे पार्टिसिपेंट जहाँ पर आप उनका जो ऑलरेडी जहाँ पर वो प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं या उनके साथ कोई घटना घट चुकी है, तो वहाँ पर आप कैसे स्टडी करें, वहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा इजी होगा। आपको हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उसका आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। किसी को कोई डिजीज हो जाती है, डिजीज होने के बाद अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट था आपका इसी इसी यूनिट में एक और टॉपिक था, PRA एंड RRA। ओके, बताइए क्या होता है। PRA मतलब पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ओके, PRA। और दूसरा RRA। RRA का मतलब क्या होता है? रैपिड, जैसे उसके नाम में लिखा है रैपिड, ये जल्दी होता है, रूरल अप्रेजल। क्लियर है? अब दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। PRA का मतलब क्या होता है एनीवन? ये बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, रिसर्च होती है, जनरली हम फोकस करते हैं जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो। जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया में जा करके हेल्थ को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं या कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो उसके पहले आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को मतलब वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे कम्युनिटी मेंबर का उस रिसर्च के अंदर, राइट? लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका उनका नॉलेज उसके बारे में क्या जानकारी है। जैसे मान लीजिए हेल्थ को लेकर के आप कोई अस्पताल या कोई भी मेडिसिन या कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं किसी एरिया में, किसी कम्युनिटी के अंदर, तो पहले आप जाकर के वहाँ स्टडी करेंगे ना किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी किस प्रकार की प्रॉब्लम है, वहाँ पर किस प्रकार की डिजीज होती है।
ओके, उनका खुद का नॉलेज या जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उस एरिया में वो कैसे यूज करते हैं या उनको किस प्रकार की ज़रूरत है, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस या उनकी ज़रूरतों के आधार पर जो है इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो पाए, उसको बोलते हैं पीआरए। ओके, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जहाँ पर हम लोगों का जो नॉलेज है या उनके जो इंसाइट्स हैं डायरेक्टली हम कम्युनिटी से लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी वॉइस को सुनते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम कोई प्रोग्राम या कोई इनिशिएटिव या कोई भी वेलफेयर स्कीम्स वहाँ पर लॉन्च करते हैं या शुरुआत करते हैं या पर रिसर्च करते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। उसको बोलते हैं पीआरए, पार्टिसिपेटरी। इसलिए यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज, जहाँ पर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होना चाहिए कम्युनिटी मेंबर्स का, या उनका एंगेजमेंट होना जरूरी होता है, उनका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो ये एक फिक्स एरिया में होता होगा हाँ बिल्कुल, एक जहाँ fix पे time को प्रोग्राम को ये करना जहाँ चाहेंगे। पर मतलब हम जैसे लोकल रिसोर्सेज उनकी मैपिंग कर पाएं सही तरीके से, क्या उनके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाएं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो उनसे लोगों से हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सोल्यूशन होते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं होते हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है। तो पीआरए के माध्यम से हम जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि चैलेंज क्या है उनको फाइंड आउट करते हैं, लोकल रिसोर्स क्या क्या है उनको, उनकी मैपिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर हम फैसिलिटेट करते हैं एज सोशल वर्कर रिसर्च के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, किसी भी रूप से। तो जैसे अगर बड़ी कम्युनिटी पे कोई प्रोग्राम या फिर कोई पॉलिसी या फिर कोई भी सोशल वेलफेयर अगर वो लॉन्च करना हो, हम्म। तो सर उस पूरे बड़ी सी कम्युनिटी पे इसको करेंगे या फिर सैंपल के तौर पे हम एक छोटी कम्युनिटी को लेकर के बाकी पे जनरलाइज कर देंगे? देखो, हाँ यही बिल्कुल सही क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे लिखा है रैपिड रूरल प्ले, जो आपने बात की है ना सैंपल वाली, कि हम सबको क्यों इन्वॉल्व करें, कुछ लोगों को ले सकते हैं, तो ये जो रैपिड रूरल प्रपोजल है ये ऐसे ही वर्क करता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम बचेगा इसमें क्योंकि आप सभी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, क्विक होगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए उसको रैपिड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसमें कुछ नहीं, सिंपल गाँव में जाएंगे कुछ लोग, या रिसर्चर मान लीजिए एनजीओ से पर्सन जाएंगे, वो गांव के जो सरपंच मुखिया होंगे या जो दो चार लोग जो कि गांव में इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको, उनसे बातचीत करेंगे, और डायरेक्टली वो जैसे कि आंगनवाड़ी है या हेल्थ केयर सेंटर है या ग्राम प्रधान है, सरपंच है, ये जो संस्थाएं वहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनसे वो क्विकली ओवरव्यू लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, रिसोर्स लेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, और डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर लेंगे। वो आपका रैपिड रूरल अप्रेजल करा। लेकिन पार्टिसिपेटरी रूरल रूरल अप्रेजल में क्या होता है, यहाँ पे डिटेल में हम जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। ओके, प्रॉपर तरीके से, ये थोड़ा टाइम लगता है। जो आरआरए होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बड़े लेवल पे हो जाएगा सर इसकी अपेक्षा? सी बड़े बड़े लेवल पे लेवल पे हो जाएगा ना सर? कौन सा वाला? सर ये बड़े लेवल पे हो जाएगा ना पार्टिसिपेटरी? नहीं नहीं, जैसे देखो, अभी पूरे गांव की या कस्बा की पूरी की समस्या है तो उसको सॉर्ट आउट करके हम सभी ये को समस्या दोनों केस एक। में एक ही है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो एक ही एग्जाम्पल दोनों में सेट होगा। या मान लीजिए हेल्थ को एजुकेशन को लेकर पे मान लीजिए हम है कुछ भी, तो प्रॉब्लम एक ही जैसी है, एक ही प्रकार की है। ओके, लेकिन रूरल जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेस के अंदर, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा, ज़्यादा लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, ज़्यादा लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, पार्टिसिपेशन ज़्यादा लोगों का होगा। लेकिन जो रैपिड रूरल अप्रेजल होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, जैसे ग्राम ग्राम पंचायत के कुछ लोग हो गए, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, या जो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लोग जो हो गए, उन लोगों को हम ले लेंगे डायरेक्टली, बाकी सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। प्रॉब्लम दोनों जगह एक ही जैसी है। ओके, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन सबका नहीं है रैपिड रूरल अप्रेजल में। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, बस ये मेन डिफरेंस यही होता है। जो रैपिड रूरल अप्रेजल होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कम पैसा लगेगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, सिंपल ही है। ओके, अब इसको हम स्केल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रैपिड रूरल अप्रेजल है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल भी बड़े स्केल पे कर सकते हैं, छोटे पे कर सकते हैं। तो स्केलिंग डिफरेंट थिंग, बट जो बेसिक इसका जो है समझने का है कि पीआरए जो होता है वो इसमें हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको इनकलकेट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और रैपिड रूरल अप्रेजल में डायरेक्टली लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मतलब कम होता है, कम से कम होता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हम्म। जी सर। ठीक है, तो ये यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे रिसर्च को लेकर के वो हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट इसमें एक यूनिट सेकंड से था कोई फंक्शनल अप्रोच।
ओके, फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जो आपकी अप्रोच है या जो थ्योरी है ये सोसाइटी को लेकर के है। ओके, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या समाज के अंदर इनइक्वालिटी है। सर हर एक सोसाइटी अलग तरीके से फंक्शन करती है ना, तो फंक्शन को लेके कैसे सोसाइटी फंक्शन कर रही है? देखो उसको समझ लेते हैं। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक इकोनॉमी हो गया। ओके, और क्या क्या, रिलीजन हो गया, फैमिली हो गया, या बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, एजुकेशन है। ओके, ये सभी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपस में मिलकर के फंक्शन करते हैं और सोसाइटी को मेंटेन करते हैं। सोसाइटी के अंदर जो सोशल सिस्टम बना होता है उसको मेंटेन करते हैं ये सभी के सभी संस्थान। ओके, तो ये जो फंक्शनल थ्योरी है ये बेसिकली बात करती है, ये फंक्शनल थ्योरी जुड़ी हुई है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से। ओके, जिसको दिया गया था किसके द्वारा? किंग्सले डेविस के द्वारा एंड बिलबर्ट ई मुरे। ओके, तो इनका ऐसा मानना है कि जो फंक्शनल अप्रोच है इससे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो इनएविटेबल फिनोमेना है। इसका मतलब होता है कि वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या समाज समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो होना ही होना है। ओके, हम कभी भी ऐसी सोसाइटी हम इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, यहाँ पर किसी प्रकार का स्ट्रैटिफिकेशन ना हो या इनइक्वालिटी ना हो। ओके, तो उन्होंने उसको समझाने के लिए इस अप्रोच को फॉलो किया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि यस सर। सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं या जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब फंक्शन करते हैं। और हर एक जैसे कोई एक पर्सन या कोई संस्था, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी है या हेल्थ है या फैमिली है या एजुकेशन है, वो केवल एक सिंगल एंटिटी या सिंगल पर्सन या सिंगल इंस्टीट्यूशन जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती। ओके, वो अपने आप में पूरा सब कुछ सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। ना वो ये कोई एक पर्सन कर सकता है, ना ये कोई एक संस्था कोई इंस्टीट्यूशन कर सकती है। तो सभी संस्थानों की, सभी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है एक दूसरे की नीड को फुलफिल करने के लिए। ओके, अब उसमें जो अच्छा करता है उसको रिवार्ड मिलता है, बोल सकते हैं। उसको एक उसके साथ एक वैल्यू अटैच कर देते हैं। ओके, कि वो हायर है, अपर है या सुपीरियर है। वही वहां पर जो मैंने बात की है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की या सोशल इनइक्वलिटी की। समाज के अंदर इनइक्वलिटी रहेगी रहेगी, स्ट्रैटिफिकेशन होगा ही होगा। ओके, क्योंकि सोसाइटी तभी फंक्शन करेगी जब इस सभी के सभी इंस्टीट्यूशन फंक्शन करेंगे। वही सब फंक्शन करेंगे तो ऑफकोर्स कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे होगा। उसी के अनुसार लोगों को रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, और कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। तो इनइक्वलिटी सोसाइटी के अंदर हमेशा रहेगी रहेगी। क्लियर है? यस सर। सर केस वर्क में जो फंक्शनल अप्रोच है सर, वो जैसे जैसे टॉप और वर्जीनिया रॉबिन्सन ने दिया है। और सर हाँ। ये वाला जो आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में बता रहे हैं सर, हम्म। ये किंग्सले डेविस और इन्होंने दिया है। तो सर कभी कभार ये होता है ना, मेंशन नहीं होता है कि किसका पूछ रहे हैं, देखो केस वर्क का पूछ रहे हैं या फिर। मैं बताता हूँ। देखो वो जो फंक्शनल अप्रोच है वो मतलब वो प्रॉब्लम को लेकर के है। यहाँ पर ये सोसाइटी को लेकर के है। मतलब वो फंक्शनल जो अप्रोच दी गई है वो केस वर्क की है, वो इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के। यहाँ पर ये जो फंक्शनल अप्रोच है ये सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए है, ना कि कोई इंडिविजुअल पर्सन को नहीं सर, अंडरस्टैंड। वो तो हाँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर कभी कभार मेंशन नहीं होता है ना। मान लीजिए मैच हाँ, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया सर, तो एक चीज फंक्शनल याद रखना, अप्रोच। एक चीज याद रखना, मैं समझ गया। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो जैसे मान लीजिए आपने बताया कि ये जो फंक्शनल थ्योरी है केस वर्क की, तो वहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे वो या तो उसी प्रकार के ऑप्शन होंगे जैसे केस वर्क का होगा, एक ग्रुप वर्क का होगा, या उसी की थ्योरी होगी तो उसी की थेरेपी रहेगी। इसी प्रकार के चार ऑप्शन दिए होंगे। या फिर क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहाँ पर सोसाइटी को लेकर के, जैसे बहुत सारे थिंकर हैं या जो उनके द्वारा जैसे मैं अभी बताया सोशल सिस्टम को समझाने के लिए फंक्शनल अप्रोच है या और भी अप्रोचेस हैं, तो एक जैसे रहेंगे, अलग अलग नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने जहाँ पर एक कोई जो सोसाइटी को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी को साथ उन्होंने कोई केस वर्क या कोई ग्रुप वर्क की थ्योरी को साथ में ऐड करके लिख दिया होगा। ऐसा बहुत ही कम चांस होंगे जहाँ पर ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, थोड़ा उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ओके स्ट्रेटिफिकेशन है, सर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर के जो थ्योरी दी गई है, जो थिंकर होंगे उन्हीं की लिस्ट होगी। हाँ, तो या दूसरी साइड में अगर केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, या जो भी अप्रोचेस हैं, जो भी हम थेरेपी यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं, अप्रोच यूज करते हैं, उनकी लिस्ट एक जैसी होगी। वो आपको दिख जाएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें, नाम एक है लेकिन वो दोनों का फंक्शन अलग है। तो जो मैच द फॉलोइंग में जब आएगा
तो मैच द फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि लिस्ट वन में एक जैसी चीजें होंगी, लिस्ट टू में उससे रिलेटेड होंगी। ठीक है। और ओके अगर सर। और इन केस अगर आ भी गया तो आएगा तो फिर दोनों के नाम रहेंगे उसमें, इसलिए डेविस भी रहेगा और दूसरा भी रहेगा। ठीक है। और उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा दिया रहेगा, जैसे आपने देखा होगा ना, लिस्ट वन लिखा होता है, लिस्ट वन में साइड में अंडर ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है, लिस्ट सेकंड लिखा होगा, इसमें अंडर ब्रैकेट में लिखा होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर थ्योरिस्ट कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता है कि थ्योरी रिलेटेड टू सोसाइटी या सोशल सिस्टम, या थ्योरी रिलेटेड टू थेरेपी या मॉडल या कुछ ना कुछ ऐसा क्लू दिया रहता है, इससे आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली लिस्ट किस चीज़ की है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अगर आपको वो क्वेश्चन ऐसा कहीं मिले जो कि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ग्रुप में भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा, है ना? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या इसको क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, सिंपली कोरिलेशन बोलते हैं। वो बात एक ही होती है, कहीं पर कुछ लिखा होता है, कहीं पर कुछ लिखा होता है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली डायरेक्शन या स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं। जो दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, तो किस प्रकार का रिलेशन है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डायरेक्शन को हम चेक करते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। वो आपका कोफिशिएंट कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको हम बोल रहे होते हैं। सर गुलबेकियन रिपोर्ट सर आपने एक्सप्लेन कर दिया। अभी नहीं किया, वो तीनों रिपोर्ट मैं एक साथ करूंगा, इसलिए मैंने ये जो यूनिट 5 के जितना भी है वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद ग्लोबिंग की रिपोर्ट और इसके बाद एक तीन रिपोर्ट है ना, वो तीनों एक साथ में कर दूंगा एक्सप्लेन। जी सर। ओके सर। ठीक है। अभी यूनिट 5 के डिस्कस कर लेते हैं जो जो भी डाउट थे। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आपकी -1 से लेके +1 के बीच में होती है। क्लियर है? तो जो आपका +1 है वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, बताइए? एनीवन? सर सर इसमें दो वेरिएबल से सेम वेरिएबल्स डायरेक्शन में। जो होते हैं सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, सो बेसिकली एक वेरिएबल होगा जो कि एसोसिएट होगा दूसरे वेरिएबल से, और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इंक्रीज हो रहा होगा एक वेरिएबल तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर दूसरा वेरिएबल जो है डिक्रीज होगा तो दूसरा उसके साथ वाला वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा होगा, दोनों एक साथ इस प्रकार से। क्लियर है? दूसरा है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसमें कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन में। जैसे मान लीजिए आप कितना, जितने घंटा आप पढ़ाई करते हैं उतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा एग्जाम में। सिंपल है, दो वेरिएबल ले लीजिए, सर पहला हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, वो भी ठीक है। कभी कभी वेट नहीं बढ़ता, लेकिन इन जनरली हाँ बढ़ जाता है। ठीक है। इस पर टोटल नंबर ऑफ आर वी आर स्पेंडिंग ऑन द स्टडी एंड वी टू इज लाइक व्हाट वी स्कोर इन द एग्जाम या रिजल्ट। तो जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। सिंपल है, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। दूसरा आपका ले लीजिए नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल आपका V1 होगा, एक एक, बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हाँ बिल्कुल, कि अगर मान दोनों सब लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। हाँ, एक आपका बढ़ेगा दूसरा कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए V1 हो गया, V2 हो गया। डिमांड एंड जब सप्लाई। महंगाई बढ़ रही है रिसोर्स कम होगा। नहीं, रिसोर्स कम होगा तो वो ठीक है, रिसोर्स कम होगा तो ऑफकोर्स प्राइस बढ़ेगी उसकी, ये कहना चाहते हैं? कोई चीज़ कमी होगी तो उसकी रेट बढ़ेगा। तो डिमांड कम हो। हाँ, या और ये ले लीजिए आउटडोर एक्टिविटी। डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है, वो समझ गए, मतलब आप एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा कम होगा, मतलब इस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ले लीजिए, तीसरा जीरो कोरिलेशन। या दूसरा अभी एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि अभी जो गर्मी बढ़ती जा रही है तो लोग जो है अंदर रहते हैं, है ना, आउटडोर एक्टिविटी कम करते हैं। तो जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी लोग घर के अंदर उतने ही रहेंगे। ओके।
वो समझने के लिए आप समझ जाएंगे कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई लिनियर रिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल के बीच में। ओके, दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी कांस्टेंट ऑफ चेंज, मतलब किसी प्रकार का चेंज के अंदर आपस में जुड़ा नहीं है। जैसे क्या होगा, कोई एग्जांपल? बोलिए कोई एग्जांपल। एकेडमिक परफॉर्मेंस एक मान लीजिए वेरिएबल हो गया, दूसरा कुछ भी ले लीजिए, टी ले लीजिए, फूड ले लीजिए, या और कुछ ले लीजिए कि आप अगर ज़्यादा सर खाएंगे। आपने शायद हाँ, एग्जाम्पल दिया था। जैसे अगर आप सर जैसे चाय अगर बोलते हैं कि चाय पीने से बुद्धि ज्यादा, मतलब जो चाय पीता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है ना सर? हाँ बिल्कुल चाहिए। यहाँ पर कोई रिलेशन ना हो, टी कोई भी मान लीजिए कोई पर्सन ब्रांडेड कपड़े पहनता है, तो उससे इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। नहीं, दोनों आपस में कोई जुड़ा चीज़ नहीं है आपस में। ठीक है, जहाँ पर कोई रिलेशन ना हो वो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो सिंपल आपका कहलाएगा जीरो कोरिलेशन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बोलिए यस सर। यस सर। चलते रहिए। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन फाइंड आउट करके हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से बताइए। सर ये तो कार्ल पियर्सन है। हाँ पियर्सन। कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन और स्पियर्समैन। हाँ ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट मूवमेंट यस। मेथड। दूसरा आपका है स्पीयरमैन, इसको बोलते हैं रैंक ऑर्डर। इन दोनों को अच्छे से नाम याद कर लेना, कभी कभी ये यही पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग, मतलब पेयर करने में, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और रैंक ऑर्डर मेथड। कोफिशिएंट कोरिलेशन स्पीयरमैन और पियर्सन। ठीक है, तो पियर्सन और ये प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और जो है दूसरा है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट, इन दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका अभी ये तो बेसिक तो आप समझ में गए होंगे ना कि कोरिलेशन का मतलब क्या है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उनमें एक पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है। ओके, और नेगेटिव कोरिलेशन उसका मतलब आपको समझ में आ गया, और जीरो कोरिलेशन का मतलब समझ में आ गया। ये तीन बेसिकली एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अब यहाँ पर जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ओके, उसका क्या फार्मूला होता है? एक जो डायरेक्ट मेथड होता है, सिंपल, जो एग्जाम में अगर आ सकता है तो आएगा, R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार नोड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। क्लियर? यही रहता फॉर्मूला, बताइए क्या होगा, पढ़ा नहीं आपने? ये इधर भी रहता है। यस सर, सही है सही है। ये फॉर्मूला याद नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इन क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ दोनों का एक एक, तो आपको अब ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, ये पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने के लिए। ओके, जहाँ पर आपको नंबर्स दिए रहेंगे, सिंपल तरह आसान भाषा में बताएं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्लास है, क्लास में स्टूडेंट है या उनके मार्क्स दिए गए हैं, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप जैसे मान लीजिए दो है, दो क्लासेस हैं, क्लास 1 क्लास 2, या दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उनके बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है जहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं। तो नंबर के हिसाब से आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसका मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद इस प्रकार से आपका सिग्मा निकाल लेंगे, फिर ये फार्मूला लगा के रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर उनके बीच में +1, मतलब +1 से